हेलो दोस्तों, यह है रासायनिक बलगतकी का दूसरा पार्ट है कंप्लीट। और इस पार्ट में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं रासायनिक अभिक्रिया की आणविकता, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन, और अभिक्रिया की कोटि, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इन दोनों पर बात करने वाला हूं, जो कि परीक्षा के देखते हुए बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है कंप्लीट है। और इसका मैं पीडीएफ नोट्स भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर किसी भाई ने मेरी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो का भी मैं लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाके इसका फर्स्ट पार्ट भी देख सकता है। चलिए बात करते हैं दोस्तों। अगर मैं बात करूं अभिक्रिया की आणविकता के बारे में कंप्लीट है, तो अभिक्रिया की आणविकता क्या होती है। सपोज मैंने कोई एक रासायनिक अपक्रिया ली, A + B = AB, ठीक है, ये एक रिएक्शन है। इस रासायनिक अपक्रिया में कितने अभिकारक अणु भाग ले रहे हैं, ठीक है। तो इसमें यहाँ पे कितने ले रहे हैं, 1 और 1 2, 1 और 1 2, और 2 अणु भाग लेने के कारण ही इस अभिक्रिया की आणविकता कितनी हो गई, 2 हो गई, कंप्लीट 2 हो गई। अगर इस रासायनिक अभिक्रिया में 1 अणु भाग लेता तो इसकी आणविकता कितनी हो जाती, 1, ठीक है। 2 भाग ले रहे हैं तो 2 हो गई। अगर 3 भाग लेते तो इसकी आणविकता कितनी हो जाती, 3 हो जाती, कंप्लीट है। तो ओवरऑल अगर मैं कहूं कि अभिक्रिया की आणविकता की डेफिनेशन क्या होगी, तो आप ये कह सकते हो कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की संख्या उस अभिक्रिया की आणविकता कहलाती है, कंप्लीट है। और इस आधार पर रासायनिक अपक्रियाएं निम्न प्रकार की होती हैं, ठीक है। एक क्या आ जाएगी, एक आणविक या एक अणुक रासायनिक अपक्रिया, द्विअणुक जिसमें 2 अणु भाग लेंगे, त्रिअणुक रासायनिक अपक्रियाएं। मींस रासायनिक अभिक्रियाएं आणविकता के आधार पर निम्न प्रकार की होती हैं, ठीक है। बात करते हैं इन पे भी। आणविकता, इसके आधार पर हम लोगों ने अभी बात की थी, रिएक्शंस कितने टाइप की बताई थी मैंने, मेनली 3 टाइप की, ठीक है। तो फर्स्ट इज, अगर फर्स्ट की बात कर लूं, एकाणुक अभिक्रिया, ठीक है। फिर सेकंड इज द्विअणुक अभिक्रिया, ठीक है। थर्ड इज त्रिअणुक अभिक्रिया। दोस्तों यहां पर बात ये ध्यान रखनी है, क्या आणविकता 3 से ज्यादा भी हो सकती है, तो ये संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है, उस प्रकार की रासायनिक अपक्रियाओं को हम लोग जटिल अपक्रिया कहते हैं, क्योंकि किसी भी रासायनिक अपक्रिया में अगर अभिकारक अणु भाग लेते हैं, ठीक है, तो एक बार में 1 या 2 या 3, इससे ज्यादा पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। 3 से ज्यादा आणविकता वाली अपक्रियाओं को हम लोग जटिल अपक्रियाएं कहते हैं, और वो रासायनिक अपक्रियाएं एक पद में कंप्लीट नहीं होती हैं। तो उसका जो सिलो वाला पद होता है उसकी आणविकता उसी पद पर निर्भर करती है, कंप्लीट है। उसका एक एग्जांपल लेके उस पर भी मैं बात करूंगा, पहले इनके बारे में बात कर लेते हैं। अब दोस्तों अगर बात करें एकाणुक अभिक्रिया की, तो इसकी डेफिनेशन इस प्रकार से दी जाती है कि वे रासायनिक अपक्रियाएं जिनकी आणविकता 1 होती है या जिनमें अभिकारक का 1 अणु भाग लेता है, एकाणुक अपक्रियाएं कहलाती हैं, कंप्लीट है। ये तो हो गई इसकी डेफिनेशन। अब एग्जांपल लेके चलते हैं दोस्तों। तो एक एग्जांपल लिया मैंने PCl5, जब इसे ब्रेक करोगे मिलेगा PCl3 + Cl2। दोस्तों किसी भी रासायनिक समीकरण बट उसकी संतुलित अवस्था को देखकर हम उस अभिक्रिया की, ठीक है, आणविकता लिख सकते हैं। यहाँ पर देखें, ये संतुलित रिएक्शन है, बैलेंस रिएक्शन है। यहाँ पर कितने मोल हैं, 1 मोल, और 1 मोल होने की वजह से इसकी आणविकता कितनी हो जाएगी दोस्तों, 1 हो जाएगी, कंप्लीट है। 1 मोल होने की वजह से केवल अभिकारक अणुओं के मोलों की संख्या देखनी है आपको। नेक्स्ट मैंने एक एग्जांपल ले लिया, NH4NO2। इस बंदे को हम लोग कहते हैं अमोनियम नाइट्राइट। जब इसे ब्रेक करोगे प्राप्त होगा N2 + H2O।
जब इसे बैलेंस करेंगे तो n यहाँ पे कितना है, 1 और 1 2, 2 है। h यहाँ कितना है, 4, तो यहाँ पे 4 करने के लिए 2 से गुणा करेंगे, अब बैलेंस हो गई। बट यहाँ पे कोई चेंज हुआ क्या, यहाँ पे मोल कितने रहे, 1, तो इसकी भी आणविकता कितनी होगी दोस्तों, 1 होगी। ठीक है, तो बहुत आसानी के साथ आप किसी भी संतुलित समीकरण को देख के उसकी आणविकता ज्ञात कर सकते हो। अगर यहाँ 2 आते तो द्विअणुकप क्रिया हो जाती, 3 आते तो त्रिअणुकप क्रिया हो जाती। कंप्लीट है। अब इसके कुछ मैं ऐसे एग्जाम्पल ले लेता हूँ जो आपको भ्रमित करते हैं, ठीक है, और वही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहा करते हैं। चलिए बात करता हूँ उन पे भी। मैंने क्या किया, जो भ्रमित करने वाले एग्जाम्पल हैं, एक है H2O2, ठीक है, जब इसका अपघटन होता है तो प्राप्त होता है H2O प्लस O2, ये प्राप्त होता है। अब आप अगर इससे बैलेंस करेंगे तो यहाँ पर H कितना है, 2, H बैलेंस है 2, O कितना है 2, इधर कितना है 2 और 1 3, तो इधर विषम है, विषम को सम करने के लिए 2 से गुणा कर लिया, H कितना हो गया, 2 दूनी 4, तो 2 आ गया। कंप्लीट है। अब यहाँ देख के अगर मैं आपसे कहूँ इसकी आणविकता कितनी है, तो आपने बोला कि सर ने कहा था कि संतुलित समीकरण के अभिकारक के मोलों की संख्या को देख के आप उसकी आणविकता बता सकते हो। बिल्कुल सही कहा था। आप यहाँ पे अगर आणविकता निकालेंगे तो कितनी आएगी, 2, बट ये बिल्कुल क्या रहेगी, गलत रहेगी। क्यों गलत रहेगी, इसका एक रीजन है। आप ये H2O2 का अपघटन फर्स्ट ईयर लेवल पे पढ़ के आएंगे हाइड्रोजन वाले चैप्टर में, वहां पे इसका अपघटन कुछ इस प्रकार से किया जाता था। आप इसके अपघटन को क्या करते थे, H2O2 इज इक्वल H2O प्लस नवजात ऑक्सीजन लेके आते, नवजात ऑक्सीजन। अब आप यहाँ पे काउंट करके देखिएगा, H कितना है, 2, H कितना है, 2, ठीक है, O कितना है, 2, O कितना है, 1 और 1 2, ये बैलेंस रिएक्शन है। जब ये बैलेंस रिएक्शन है, यहाँ पर इसके मोल कितने हैं, 1, और 1 होने की वजह से इसकी आणविकता कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। अब ये हो गया इसका स्लो मोशन, ठीक है, बहुत धीमे रिएक्शन है। अब इसका जो फास्ट मोशन होगा, दूसरे स्टेप में ये क्रिया होगी, तो ये ऑक्सीजन परमाणु दूसरे ऑक्सीजन परमाणु से क्रिया करके क्या बना लेगा, ऑक्सीजन, O2 बना लेगा। और O2 बनाने की वजह से इसको जब हम बैलेंस करते हैं तो इस प्रकार से बैलेंस करते हैं। कंप्लीट है, तो ये बैलेंस आ जाती है। अब ये अगर आपके सामने कहीं बोर्ड में आ जाती तो आप इसे कितना लगा देते, द्विअणुक अभिक्रिया, जो कि क्या हो जाती, गलत हो जाती। तो इस रिएक्शन को हम एक और तरह से भी बैलेंस कर सकते हैं। कैसे बैलेंस कर सकते हैं, हमें पता है कि यहाँ पर हमें 2 नहीं लगाने। H2O2 का अपघटन जब होता है तो H2O2 के कितने मोल लेने, 1 मोल लेने। वो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन है, एक अणुक अपक्रिया है। तो यहाँ पर अगर 2 ना ले तो हम इसे किस प्रकार से संतुलित करेंगे, ये रिएक्शन है। सपोज इसे हमें संतुलित करना है, तो यहाँ पर O कितने, 2, यहाँ कितना है, 1, 2 और 1 3। अगर यहाँ पे मैं हाफ कर लूँ, ठीक है, यहाँ पे हाफ करने से 2 को अगर आधा करोगे कितना रह गया, 1, 1 यहाँ से 1 यहाँ से, टोटल कितने हो गए, ऑक्सीजन परमाणु 2 हो गए। यहाँ कितने, 2, बैलेंस आ गई रिएक्शन। अब यहाँ से हमने एक निष्कर्ष निकाला कि अगर कहीं हमें मिलता है H2O2 का समीकरण, ठीक है, इसमें ऑक्सीजन परमाणु को बैलेंस करने के लिए क्या लेना पड़ेगा, हाफ, ठीक, और हाफ करने के बाद आपकी बैलेंस रिएक्शन आएगी, वो आपकी आणविकता बताएगी 1। अब केवल एक ही भ्रमित करने वाला नहीं है आपके लिए, और भी हैं। एक आता है N2O5 नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड, एक आता है N2O नाइट्रस ऑक्साइड, जिसे हम लोग लाफिंग गैस भी कहते हैं। इन तीनों के केस में आप जो ऑक्सीजन परमाणु बैलेंस करो उसे किस प्रकार से बैलेंस करोगे, हाफ करके। कंप्लीट है। अदरवाइज आप इस प्रकार से अगर बैलेंस करेंगे, यहाँ पे 2 लगा के मैंने किया था, तो आपकी रिएक्शन की आणविकता क्या आएगी, गलत आएगी। इनके भी एग्जाम्पल को मैं ओपन करके क्लियर बता देता हूँ आपको किस तरह करते हैं। अगर इसके ओपन करके मैं बात कर लूँ तो क्या करना है मुझे दोस्तों, मैंने लिया N2O5 इज इक्वल 2NO2 प्लस O2, ठीक है दोस्तों। नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड का जब अपघटन कराओगे, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्राप्त होगा और ऑक्सीजन प्राप्त होगा। बट है क्या यहाँ पे, अगर आप इसे बैलेंस करने पे आ गए, ठीक है, ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन 2 है, ठीक है, सॉरी नाइट्रोजन 2 है, नाइट्रोजन 2 है, ऑक्सीजन काउंट करो, 2 दूनी 4 और 2 6, यहाँ कितना है 5।
अब यहाँ पे एक ज्यादा है तो इसे क्या कर लो, एक हाफ कर। क्यों हाफ कर लिया सर? क्योंकि यहाँ पर कौन है, नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड, ठीक है। अब इसके केस में अगर इसे हाफ कर लिया, क्या इसकी आणविकता पे कोई प्रभाव पड़ा? नहीं पड़ा। ठीक इसी प्रकार से मैं एक और रिएक्शन ले लेता हूं, N2O प्लस N2 प्लस O2, ये बन के आएगी रिएक्शन आपकी, ठीक है। अब इसे मैं बैलेंस करूं, नाइट्रोजन कितना है 2, नाइट्रोजन कितना है 2, ऑक्सीजन कितना है 1, यहाँ कितना है 2। तो अगर मैं इसे बैलेंस करूंगा प्रॉपर वे में तो यहाँ पर कितना लेना पड़ेगा मुझे, ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन को 2 करने के लिए 2 लेना पड़ेगा, ठीक है। 2 दूनी 4, तो 2 दूनी 4। यहाँ से आपकी बाई मालिकुलर रिएक्शन दिखने लगी, जो कि क्या है, गलत है। अब इसे कैसे बैलेंस करोगे, यहाँ पे 2 ना लेके यहाँ 1 ही बने रहने देना है। यहाँ पर ऑक्सीजन को कैसा कर लेना है, हाफ कर लेना है। अब देखिए रिएक्शन बैलेंस आ गई। अब यहाँ से रिएक्शन देख सकते हैं, नाइट्रोजन कितना है 2, नाइट्रोजन कितना है 2, ऑक्सीजन कितना है 1, 2 था आधा कर लिया 1 हो गया, कंप्लीट है। मीन्स 3 बंदों के केस में हाइड्रोजन परऑक्साइड, नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड, आपको ऑक्सीजन परमाणु कैसे करके बैलेंस करने हैं, उसका हाफ कर लेना है, तभी आपकी जो आणविकता है वो सही आएगी। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है, इसे बहुत अच्छे से ध्यान रखना, ठीक है। चलिए बात करते हैं द्विअणुक अभिक्रियाओं की, ठीक है। द्विअणुक अभिक्रियाएं क्या होती हैं दोस्तों? द्विअणुक अभिक्रियाओं की अगर मैं बात कर लूं, ठीक है, तो द्विअणुक अभिक्रियाओं में सबसे पहला एग्जांपल H2 प्लस Cl2 2HCl, कंप्लीट है। कितना अणुक हो गया ये, एक और एक द्विअणुक। नेक्स्ट एग्जांपल CH3, ठीक है, COO Na प्लस H2O, H2O, तो आ जाएगा CH3 COOH प्लस NaOH, ठीक है। यहाँ पर भी काउंट करें तो 1 और 1 2, ठीक है। यहाँ पे भी काउंट करें तो 1 और 1 2, तो ये द्विअणुक अभिक्रियाएं हो गई, कंप्लीट है। अब बात आती है त्रिअणुक अभिक्रियाओं की। तो त्रिअणुक अभिक्रियाएं क्या होंगी? वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के 3 अणु भाग लेते हैं या जिनकी आणविकता 3 होती है, त्रिअणुक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। इनके एग्जाम्पल लेके चलते हैं हम लोग, त्रिअणुक अभिक्रियाओं के एग्जाम्पल लेके चलते हैं दोस्तों। एक ले लिया मैंने NO2 प्लस O2, NO प्लस O2 इज इक्वल NO2। इससे बैलेंस करेंगे तो ये उन 3 में से नहीं होना चाहिए, बस ये ध्यान रखना। कौन कौन से? N2O5, N2O और H2O2। उसके अलावा अगर कोई भी बैलेंस तो हम ऐसे ही अनुमान विधि से बैलेंस कर लेंगे। N यहाँ पे कितना है 1, यहाँ पे N कितना है 1, और यहाँ कितने 2, यहाँ कितने 2 और 1 3, तो इसे बैलेंस करने के लिए 2 से यहाँ गुणा करना पड़ेगा। अब कितना हो गया N 2 बैलेंस हो गई। अब यहाँ काउंट कर सकते हैं आप 2 और 1 3, इसकी आणविकता दोस्तों कितनी आ गई? 3 आ गई। आणविकता कितनी हो गई? 3। तो ऐसे और भी एग्जाम्पल हैं, FeCl3 SnCl2, ये भी आ सकता है, FeCl3 प्लस SnCl2। जब इसे हम लोग कंबाइन करते हैं तो FeCl2 प्लस SnCl4 प्राप्त होता है। ये फेरिक क्लोराइड है, ये फेरस क्लोराइड है, ठीक है। इसे स्टेनस क्लोराइड कहेंगे, इसे स्टेनिक क्लोराइड कहेंगे। जब बैलेंस करेंगे तो Fe यहाँ पर Cl कितना है 3, यहाँ कितना है 2। अब यहाँ पे इसे Cl को बैलेंस सम करना है पहले तो, 3 दूनी 6, यहाँ पे 2 लगा लो, 2 दूनी 4, ये रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी। देखो 3 दूनी 6 और 2 8, 2 दूनी 4 और 4 8। बट ये रिएक्शन बैलेंस है। बैलेंस रिएक्शन से आप देख लो 2 और 1 3, मीन्स इसकी आणविकता भी कितनी आ गई? 3 आणविकता, ठीक है। तो ये तो हो गई आणविकताएं, और उन आणविकताओं के आधार पर अब हम जटिल अपक्रियाओं की भी बात करते हैं। चलिए बात करते हैं दोस्तों। वे रासायनिक अपक्रियाएं जो 2 या 2 से अधिक पदों में संपन्न होती हैं, जटिल रासायनिक अपक्रियाएं कहलाती हैं, ठीक है।
और इन अभिक्रियाओं की जो आणविकता होती है वो उसके उस पद पर निर्भर करती है जो धीमी गति से होता है या स्लो मोशन में होता है। उसका एक एग्जांपल लेके चलता हूँ, ठीक है। पहले तो हो गई आपकी जटिल अभिक्रिया है, जटिल अभिक्रिया। जटिल अभिक्रियाएं की जो डेफिनेशन थी वो आपने पढ़ ली। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या है कि वे रासायनिक अभिक्रियाएं जो दो या दो से अधिक पदों में संपन्न होती हैं जटिल रासायनिक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। एक एग्जांपल लेके चलता हूं मैं। इसमें एग्जांपल है मेरे पास 2NO प्लस 2H2 उत्क्रमणीय चिन्ह N2 प्लस 2H2O, ठीक है। ये मेरे पास एक एग्जांपल है। अब अगर इसकी आणविकता कोई आपसे पूछे, ठीक है, तो आप इसकी आणविकता को काउंट करेंगे तो कितना कहेंगे? 2 और 2 4। बट मैंने आपसे बताया था कि आणविकता 3 से ज़्यादा नहीं हो सकती और इसकी आणविकता कितनी से हो रही है? 4। इसका मतलब ये कैसी अभिक्रिया? जटिल अभिक्रिया। और जटिल अभिक्रियाएं 2 या 2 से अधिक पदों में संपन्न होती है। तो इसके कौन से 2 पद हैं उन पदों की भी बात करता हूँ। अगर फर्स्ट स्टेप देखें, ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप में जो ये NO है ये हाइड्रोजन के साथ संयोग करके, ठीक है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन परऑक्साइड बनाता है। ये धीमी गति है, धीमा पद, स्लो, ठीक है। ये कैसा पद है? धीमा। अब इसे बैलेंस करो एक बार, इस धीमे पद को। यहां पर हाइड्रोजन कितना है? 2। यहां कितना है? 2, ठीक है। यहाँ नाइट्रोजन कितना है? 2। यहाँ कितना कर रहे हैं नाइट्रोजन को? 2। कंप्लीट है। ऑक्सीजन यहाँ कितना हो गया? 2। ऑक्सीजन यहाँ भी कितना है? 2। बैलेंस हो गई रिएक्शन। अब बात आती है इसके सेकंड स्टेप की, ठीक है। सेकंड स्टेप में इसके क्या होता है? जो ये हाइड्रोजन परऑक्साइड बना था ये पुनः हाइड्रोजन से क्रिया करके और बना लेता है H2O। ये पद कैसा होता है? तीव्र। ये पद तीव्र है दोस्तों। कंप्लीट। इसे बैलेंस करते हैं। यहाँ हाइड्रोजन कितना है? 2 और 2 4। इधर कितना है? 2। तो कितना करना है? 2। अब ऑक्सीजन यहाँ कितना हो गया दोस्तों? 2। यहाँ पे भी कितना है? 2। अब ऑक्सीजन भी बैलेंस, हाइड्रोजन भी बैलेंस। अब मैंने आपसे बताया था कि अगर यहाँ से देखते तो इसकी जो आणविकता आ रही थी दोस्तों वो कितनी आ रही थी? 4 आ रही थी। बट 3 से ज़्यादा आणविकता नहीं हो सकती। तो वो क्रिया कैसे हो गई? जटिल अभिक्रिया। और जटिल अभिक्रिया के केस में वो कितने पदों में होगी? कम से कम 2 या 2 से अधिक पदों में होगी। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि उसकी जो आणविकता काउंट करेंगे वो उसके धीमे पद पर करेंगे। इसका धीमा पद कौन सा है? ये वाला, ठीक है। यहाँ से इसकी आणविकता को काउंट करते हैं तो आणविकता कितनी हो गई? 2 और 1 3। अर्थात इस अभिक्रिया की आणविकता 4 के स्थान पर कितनी होगी? 3 होगी। बट यहाँ से देख के कितना लग रहा है? 4। तो 2 से ज़्यादा, वो सॉरी 3 से ज़्यादा आणविकता हो ही नहीं सकती। तो वो 2 या 2 से अधिक पदों में अभिक्रिया होती है, जटिल अभिक्रिया होती। तो इसकी आणविकता कितनी हो गई? 3 हो गई। अब अगर मैं इसे ऐड कर लूँ दोनों पदों को, ठीक है, तो देखें H2 कैंसिल, क्या बचेगा यहाँ पे? 2NO प्लस 1 और 1 2। 2H2 इज इक्वल N2 प्लस 2H2O। क्या मेन रिएक्शन मिल गई हमारे लिए? जो हमारी मेन रिएक्शन थी, ठीक है, 2 N2H2 मेन रिएक्शन मिल गई। तो ये तो हो गई जटिल अभिक्रिया। और जटिल अभिक्रिया की आणविकता किस प्रकार से काउंट करते हैं? धीमे वाले पद के मोलों को काउंट करके उसकी आणविकता काउंट कर लेते हैं। तो दोस्तों ये तो हो गई आणविकता की बात, ठीक है। अब आणविकता के बहुत से एग्जाम्पल आपकी बुक्स में हैं, आप वहाँ से इन्हें लगा के देख सकते हैं। अगर कोई भी एग्जाम्पल आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में उसे सेंड कर दीजिएगा, मैं उसका आंसर रिप्लाई कर दूंगा। कंप्लीट है। मेरे व्हाट्सअप नंबर पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। मेरा नंबर जो आपकी स्क्रीन पर ये चल रहा है ये मेरा नंबर है, आप इसे व्हाट्सअप पे मुझे फॉलो भी कर सकते हैं। कंप्लीट है। अब इसके दूसरे पार्ट की बात करता हूँ जिसमें मैं आपको इसके अभिक्रिया की कोटि के बारे में बात करूँगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं दोस्तों। अगर अभिक्रिया की कोटि की बात करें तो इसकी डेफिनेशन कुछ इस प्रकार होती है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिक्रिया के फलस्वरूप जितने अभिकारक अणुओं की सांद्रता में परिवर्तन होता है वह संख्या उसकी कोटि कहलाती है।
और यह एक प्रायोगिक मान है। कंप्लीट। इसे किसी संतुलित समीकरण को देख के ज्ञात नहीं किया जा सकता। अगर आप कहें कि कोई एक संतुलित समीकरण है और उसके अकॉर्डिंग मैं उसकी कोटि लिख दूं, ये फिक्स नहीं है। जैसे मैं एक एग्जांपल लेके चलता हूं। मैंने कहा ए और बी ये दो अभिकारक हैं, इन्हें प्रोडक्ट बनाया, उत्पाद बनाया। कंप्लीट। तो इसकी आणविकता तो 2 हो गई, क्यों? इसमें 2 अभिकारक भाग ले रहे हैं। बट कोटि एक कैसा मान है? एक प्रैक्टिकल वैल्यू है। ठीक है, तो ये कोटि इसकी 1 और 1 2 भी हो सकती है। ठीक है, कोटि 1 भी हो सकती है और कोटि 0 भी हो सकती है। कंप्लीट है। अगर इस अभिक्रिया का जो वेग है वो दोनों की सांद्रता पर अगर निर्भर करता है तो कोटि 2 होगी, एक की सांद्रता पर निर्भर करता है तो कोटि 1 होगी। अगर दोनों की सांद्रताओं पर निर्भर नहीं करता है तो कोटि 0 होगी। ये एक प्रैक्टिकल वैल्यू हुआ करती है, इसे किसी संतुलित समीकरण को देख के ज्ञात नहीं किया जा सकता। कंप्लीट। और सांद्रता में चेंज के आधार पर कोटि निम्न प्रकार की होती है, इन पे भी बात कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो अभिक्रिया की कोटि होती है 0। इस आधार पर 0 कोटि की अपक्रियाएं, प्रथम कोटि की अपक्रियाएं, द्वितीय कोटि की अपक्रियाएं और तृतीय कोटि की अपक्रियाएं। तृतीय कोटि की अपक्रियाएं। ठीक है, 0 ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन और थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, ये अपक्रिया की कोटि के आधार पर अपक्रियाएं हुआ करती है। कंप्लीट है। तो इसमें सबसे पहले मैं बात करने वाला हूं आपको 0 कोटि की अपक्रिया पर। चलिए बात करते हैं। तो बात करते हैं 0 कोटि की अभिक्रिया की। कंप्लीट। तो पहले तो इसकी अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो डेफिनेशन कुछ इस प्रकार है कि वे रासायनिक अपक्रियाएं जिनका वेग अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है, 0 कोटि की अपक्रियाएं कहलाती हैं। मैंने एक एग्जांपल लिया, मैंने माना एक रिएक्शन है ए इज इक्वल प्रोडक्ट। ठीक है, इसमें एक उत्पाद था ए जिससे क्या बना हमारे लिए? प्रोडक्ट। अब अगर मैं द्रव्यानुपाती क्रिया के नियम से देखूं, द्रव्यानुपाती क्रिया के नियम से, लॉ ऑफ मास एक्शन। कंप्लीट। तो जो अभिक्रिया का वेग होगा, अभिक्रिया का वेग समानुपाती होता है दोस्तों अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक की सांद्रता की। कंप्लीट। बट यहां पर जो अभिक्रिया का वेग होगा 0 कोटि के लिए, वो इसकी सांद्रता पर निर्भर नहीं करेगा। जब इसकी सांद्रता पर निर्भर नहीं करेगा तो इस पे पावर कितनी आ जाएगी? 0 आ जाएगी। कंप्लीट है। और अभिक्रिया के वेग को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं dx ओवर dt से। तो समानुपाती क्या आ जाएगा? ए की कॉन्सेंट्रेशन 0। अगर यहाँ पर 1 घात के समानुपाती होता तो वो प्रथम कोटि की अपक्रिया हो जाती, 2 घात के समानुपाती होता द्वितीय कोटि, 3 घात के समानुपाती होता तो तृतीय कोटि की अपक्रिया हो जाती। कंप्लीट है। तो यहाँ पर हमने क्या किया? dx ओवर dt। जब समानुपाती को हटाते हैं बराबर लगाते हैं, साथ में कोई कांस्टेंट लेते हैं। कांस्टेंट ले लिया k और मैंने क्या ले लिया? a की जो सांद्रता है 0। चूंकि आपको पता होना चाहिए अगर किसी की पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है? 1। वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। जब इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? dx ओवर dt इज इक्वल k इंटू 1। k बन जा। कंप्लीट। तो अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे लिए क्या मिलेगा? या ऐसा करके डायरेक्ट लिख दें हम लोग, ये लिख सकते हैं k बराबर dx ओवर dt। ये आ सकता है 0 कोटि की अभिक्रिया के लिए, जहां k एक नियतांक है। एक इक्वेशन बन के आ गई 0 कोटि की अभिक्रिया के लिए। अब इसके एग्जाम्पल की भी बात करते हैं हम लोग। कंप्लीट है। एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो एग्जाम्पल आप ध्यान रखना, क्योंकि एग्जाम्पल में होता क्या है,
आणविकता और कोटि में बस यही डिफरेंस होता है। आणविकता तो संतुलित समीकरण को देख के ज्ञात की जा सकती है, बट कोटि एक प्रैक्टिकल वैल्यू है, इसलिए इसे किसी संतुलित समीकरण को देख के हम लोग ज्ञात नहीं कर सकते। ठीक है, तो एग्जाम्पल बहुत ध्यान रखना है आपको, और बाद में एक मैं शॉर्ट ट्रिक बता दूंगा जिसकी वजह से आप देख के ही बता देंगे कि इस अभिक्रिया की कोटि कितनी होगी। मान लिया H2 प्लस Cl2 2HCl बन गया H2 प्लस I2 इज इक्वल टू HI। यहाँ पर प्रकाश की उपस्थिति, यहाँ पर उत्प्रेरक की उपस्थिति, देखो ले लो N2 प्लस 3H2 इज इक्वल Fe। एमओ भी होता था मॉलिब्डेनम, ठीक है, और बनता है 2NH3। ये रिएक्शंस हैं आपके सामने, 3 रिएक्शंस मैंने 3 एग्जाम्पल दिए, और मेरे पीडीएफ नोट्स में और भी एग्जाम्पल मिल जाएंगे आपको, बट यहाँ पे मैं समझाने के लिए बात कर रहा हूँ केवल। आपको यहाँ पे 1 2 3 एग्जाम्पल देखने को मिल रहे हैं। इन तीनों के तीनों एग्जाम्पल में आप अगर देखें तो एक चीज़ बहुत ज़्यादा विशेष है, और वो क्या है, इन तीनों में किसी न किसी बंदे की प्रेजेंस है। यहाँ सनलाइट, यहाँ पर कैटालिस्ट उत्प्रेरक की उपस्थिति है। तो यहाँ से ही एक बात निकल के आ गई कि अगर किसी अभिक्रिया में, ठीक है, उत्प्रेरक या ताप का प्रभाव या सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति, इन तीनों में से अगर कुछ भी रहता है तो वो अभिक्रिया शून्य कोटि की अभिक्रिया हो जाती है। ध्यान दें इसमें H2Cl2, यहाँ पर अगर आणविकता देखें तो 1 और 1 2 आएगी, बट कोटि इसकी कितनी आएगी, शून्य। रीजन, सनलाइट उपस्थित है। कंप्लीट है। नेक्स्ट, आणविकता 1 और 1 2, बट कोटि शून्य हो गई। आणविकता 3 और 1 4, क्या 4 आणविकता हो सकती है? नहीं सर, ये कैसी अभिक्रिया है, जटिल अभिक्रिया है। ठीक है, तो इसकी आणविकता निकालनी पड़ेगी, आपको देखना पड़ेगा कितने स्टेप में रिएक्शन हो रही है। तो यहां से हमें क्या लेना है, केवल कोटि। तो कोटि कितनी हो जाएगी, इसकी भी शून्य हो जाएगी। तो शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए नोट याद रखना कि अगर किसी पर प्रकाश की उपस्थिति है या उत्प्रेरक की उपस्थिति है, ये लिखा है गर्म करने पर, तो इस स्थिति में जो समीकरण होती है 90% केसेस में कौन सी अभिक्रिया हो जाती है, शून्य कोटि की अभिक्रिया हो जाती है। और दोस्तों ये एक प्रैक्टिकल वैल्यू है, बार बार कहूंगा मैं, इस पे आप केवल संतुलित समीकरण को देख के नहीं बता सकते हैं। कंप्लीट है, थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। अब बात करता हूं मैं इसके प्रथम कोटि की अभिक्रियाओं के बारे में। अगर प्रथम कोटि की अभिक्रिया की बात करूं दोस्तों, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। कंप्लीट है। तो इसकी डेफिनेशन की अगर बात करूं तो क्या होगा, डेफिनेशन उसी के अकॉर्डिंग आ जाएगी कि वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें अभिक्रिया का वेग, ठीक है, अभिकारक अणुओं की 1 घात के समानुपाती होता है, ठीक है, या उनका वेग अभिकारक अणु की 1 घात पर निर्भर करता है, क्या कहलाती है, प्रथम कोटि की अभिक्रियाएं कहलाती हैं। जैसे अगर मैंने एक एग्जांपल ले लिया, A इज इक्वल प्रोडक्ट, तो यहां पर भी वही बात, द्रव्यानुपाती क्रिया के नियम से, ठीक है दोस्तों। तो क्या आएगा, dx ओवर dt, क्या है ये, अभिक्रिया का वेग जो समानुपाती आएगा। अब अगर मैं यहां पे शून्य लेके चल रहा था तो वो 0 ऑर्डर रिएक्शन थी, बट यहां पे कौन सी है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, तो यहां पे क्या लेना पड़ेगा मुझे, 1। अब 1 ले लिया तो क्या आ जाएगा, dx ओवर dt। क्यों, अभिक्रिया का जो वेग है वो उसकी 1 घात के समानुपाती है। अब बराबर यहां से हटाया k, क्या आ गया, ठीक है, 1 ही आ गया। अब ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए समीकरण आ गया, जहां अगेन k एक नियतांक है। कंप्लीट है, तो आप ये बहुत अच्छे से कर सकते हैं। अब आते हैं इसके एग्जाम्पल की बात। तो एग्जाम्पल लेके चलते हैं हम। इसके एग्जाम्पल में दोस्तों मैंने जब इसके एग्जाम्पल लिए दोस्तों, तो एक एग्जाम्पल आता है एसिटिकम
CH3COO एस्टर ले लो C2H5 प्लस जल H2O। ठीक है, ये एक आभासी एक आणु अपक्रिया है, इसमें थोड़ा आगे बात करेंगे, छद्म अपक्रिया भी कहते हैं इसे। यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेंगे वो बनेगा एसिटिक अम्ल CH3COOH और प्लस बनेगा C2H5OH, ये प्रोडक्ट बनेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर इस अभिक्रिया की आणविकता कितनी है? 2, एक और एक 2। बट आपको यहाँ पे ये याद रखना है कि एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। ठीक है, बट यहाँ पे क्यों? क्योंकि किसी भी अपक्रिया में जो वाटर होता है उसकी कॉन्सेंट्रेशन में चेंज नहीं होता है। और अब बचा शेष कौन? एथिल एसीटेट। तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन में चेंज हो रहा है और इसकी कॉन्सेंट्रेशन में चेंज होने के कारण इस अभिक्रिया की जो कोटि हो गई वो कितनी हो गई? 1 हो गई। बट कोटि 1 है, आणविकता कितनी है? आणविकता 2 है। कंप्लीट है। तो इस अभिक्रिया की कोटि कितनी हो गई? 1। आपने और भी पढ़ी है, H2O2 H2O प्लस O2, इसे बैलेंस करते थे, 2 और 2 आता था। कुछ याद आया? यस सर। क्या हाइड्रोजन परऑक्साइड का जब अपघटन होगा ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए कितना लेना पड़ेगा? हाफ लेना पड़ेगा। मीन्स इस समीकरण को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, H2O2 इज इक्वल H2O प्लस हाफ O2। इस प्रकार से भी ये समीकरण लिखी जा सकती है। जब ऐसे समीकरण लिखी जा सकती है तो इसमें हाइड्रोजन परऑक्साइड आणविकता कितनी होगी? 1। और इसकी कोटि भी कितनी होती है? 1 हुआ। आणविकता भी 1, कोटि भी 1। इसके 2 एग्जाम्पल और ले लिए। कौन से? N2O5, उसका अपघटन प्रथम कोटि की अपक्रिया है। ठीक है, एक एग्जाम्पल और ले लिया, N2O, उसका अपघटन प्रथम कोटि की अपक्रिया है। तो ये तो प्रथम कोटि की अपक्रिया के एग्जाम्पल हो जाते हैं। कंप्लीट। अब बात करते हैं सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, द्वितीय कोटि की अभिक्रियाओं पर बात करते हैं। दोस्तों बात करते हैं द्वितीय कोटि की अपक्रिया, कोटि की अभिक्रिया, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। कंप्लीट है, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। तो इसकी भी डेफिनेशन क्या दे सकते हैं? तो वे रासायनिक अपक्रियाएं जिनमें अभिक्रिया का वेग, ठीक है, अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की कितने? 2 घात के समानुपाती होता है। कंप्लीट द्वितीय कोटि की अपक्रियाएं कहलाती हैं। इसे 2 प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं। सपोज मैंने एक रिएक्शन ली A प्लस B और यहाँ प्रोडक्ट बना दिया। एक तो रिएक्शन ये हो सकती है, एक रिएक्शन ये भी हो सकती है, A और प्रोडक्ट ये भी हो सकती है। अगर दोनों के केस में मैं लेके चलूं तो यहाँ पर जो अपक्रिया का वेग आएगा द्रव्यानुपाती क्रिया के नियम से, क्रिया के नियम से। तो दोस्तों यहां पर आप लिखेंगे dx/dt समानुपाती A की सांद्रता और B की सांद्रता, दोनों के एक एक घात के समानुपाती होगा तो 2 पावर हो जाएगी और ये द्वितीय कोटि की अपक्रिया हो जाएगी। यहाँ पर अगर हमें ये लिखना है तो लिखेंगे dx/dt समानुपाती A। इसकी पावर कितनी लेके चलोगे? 2 लेके चलोगे, क्योंकि यहाँ अकेला है और द्वितीय कोटि की अपक्रिया आपको बनानी है तो कितनी पावर की होगी? 2 पावर की। कंप्लीट है। अब इसकी बात करूँ, इसे आगे आप कैलकुलेट तो कर सकते हो, dx/dt बराबर k A और B, ये इसके केस में आ गया। कंप्लीट, जहाँ k एक नियतांक है। अब यहाँ पे लेके चलोगे तो dx/dt बराबर k और a की पावर 2। दोस्तों अगर मैं इन दोनों के एक एक एग्जाम्पल लेके चलूँ कि इस फेवर में कब होगा और इस फेवर में कब होगा, उन पे भी बात कर लेता हूँ 2 एग्जाम्पल पे। इसके फेवर वाला जो एग्जाम्पल है वो मैं लेके चलता हूँ। पहले मैंने इसके फेवर वाला एग्जाम्पल लिया CH3COO C2H5।
इसे बोलते हैं दोस्तों एथिल एसीटेट, कंप्लीट एथिल एसीटेट। अगर इसकी NaOH से क्रिया कराओ सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड से, तो क्या बनेगा? एक तो एथिल एल्कोहल बनेगा और सोडियम एसीटेट बनेगा, CH3COONA, सोडियम एसीटेट। और बनेगा दोस्तों प्लस C2H5OH, एथिल एल्कोहल। तो यहां पर अगर इस सब क्रिया का वेग लिखना है मुझे, तो dx/dt बराबर K, और क्या आएगा? CH3COO C2H5, इसकी एक पावर के, दूसरी पावर किसकी बनेगी? NaOH की, NaOH, कंप्लीट। ये इसके फेवर में लिख जाएगा और कोटि कितनी हो जाएगी? 1 और 1 2 कोटि हो जाएगी, कंप्लीट है। अगर अब उसका जो सेकंड वाला पोर्शन में लेके चला था, उसके वाले की अगर बात कर लूं तो उस पर भी बात करता हूं। एक ही एग्जांपल हो गया आपका दोस्तों, ठीक है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड बोलते हैं इसे, और ऑक्सीजन। बैलेंस देखें, नाइट्रोजन 2 है, नाइट्रोजन को 2 कर लो, ओ कितना हो गया? 2 दूनी 4, तो ओ कितना हो गया? 2 और 2 4। इस केस में अगर इसे लिख के चलेंगे तो आणविकता तो आपको पता है 2 है, तो आप लिखेंगे dx/dt बराबर क्या आएगा? NO2, और कॉन्सेंट्रेशन कितनी आ जाएगी? सेकेंड। ये दूसरे वाले के फेवर में आ गया, कंप्लीट है। तो ये तो इसके एग्जाम्पल हो गए। बट दोस्तों मैं यहाँ पे आपको एक बात क्लियर कर दूं, अगर आप इंटर लेवल की बात कर रहे हो तो इंटर लेवल पे केवल आपको 0 ऑर्डर रिएक्शन और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ही पढ़नी है, कंप्लीट है। ये थोड़ा आगे का हो जाता है, इससे कोई लेना देना नहीं होता। ये BSc लेवल पे पढ़ते हैं, BSc फर्स्ट ईयर में चल के। इंटर लेवल तक केवल आप 0 ऑर्डर रिएक्शन और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बात करते हैं, ठीक है। चलिए हम बात करते हैं थर्ड ऑर्डर रिएक्शन की, तृतीय कोटि की अपक्रिया। तो तृतीय कोटि की अभिक्रिया, तृतीय कोटि की अभिक्रिया, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। यहां पे भी हम वही बात कह सकते हैं कि वे रासायनिक अपक्रियाएं जिनमें अभिक्रिया का वेग, ठीक है, 3 अभिकारक अणुओं की सांद्रताएं या किसी एक अभिकारक की 3 घात के समानुपाती होता है, तृतीय कोटि की अपक्रियाएं कहलाती हैं। इनके अगर एग्जाम्पल लेके चलूँ मैं, ठीक है, तो इनके एग्जाम्पल देख लीजिएगा। अगर उसे फेवर में बनाना चाहो तो एक एग्जाम्पल लेके चलो, A + B + C = प्रोडक्ट, ठीक है। एक एग्जाम्पल ले सकते हो ए ले सकते हो केवल प्रोडक्ट, ठीक है। यहां पे अगर लेके चलोगे तो इसमें क्या बनाओगे? ए या बी ले लो, इसके साथ में एक और बी, तो इसमें क्या आएगा? इसका आएगा dx/dt बराबर K, ए की सांद्रता, बी की सांद्रता और सी की सांद्रता। एक तो ये आ सकता है दोस्तों। तो इसमें से दोस्तों किसी एक पर 2 ले लो, चाहे इस पर ले लो चाहे इस पर ले लो, कंप्लीट 2 ले लो, तभी तो ये थर्ड ऑर्डर रिएक्शन बनेगी। अब मैंने क्या किया? इसके dx/dt बराबर कंप्लीट है क्या आएगा? K, A⁴ और क्या आ जाएगा? B। अब ये सेकेंड और 1, ठीक है, कितनी हो गई इसमें? ये थर्ड ऑर्डर रिएक्शन हो गई। कंप्लीट पावर कितनी हो गई? 3। तो ये तो हो गई आपकी मतलब वो इनके प्रेजेंटेशन। अब बात करता हूं इनके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल की भी बात कर लेता हूं। 2 एग्जाम्पल लेके चलता हूं। एक एग्जाम्पल है आपका 2NO + O2, 2NO2। अगर यहां से देखें तो इसकी 2 की सांद्रता पर, इसकी 1 की सांद्रता पर टोटल कोटि कितनी हो जाएगी? देखो दोस्तों, इसकी आणविकता भी 3 आएगी, है क्या? 80% केसेस में आणविकता और कोटि किसी रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित देख के समान ही आ जाती है, बट कुछ केसेस में ये चेंज हो जाती है, जैसे H2O2 के केस में, कंप्लीट है।
बहुत से ऐसे एग्जाम्पल है जहाँ पे चेंज हो जाएगी। एक छदम अपक्रियाएं आती हैं, उनके केस में ये चेंज हो जाती है। छदम अपक्रियाओं में जल आ जाता है तो आणविकता 2 हो जाती है, कोटि कितनी रह जाती है, 1 रह जाती है। वहाँ की भी बात कर लेंगे। तो यहाँ का सेकेंड एग्जाम्पल है FeCl3, पढ़ा होगा यहाँ आपने अभी, ठीक है, SnCl2 तो हो जाता था 2FeCl2 प्लस SnCl4। कंप्लीट। ये इसके एग्जाम्पल हो गए, 2 और 1 3। ये भी थर्ड ऑर्डर रिएक्शन हो गई। तो दोस्तों इसके और एग्जाम्पल मैं जो PDF फाइल अपने डिस्क्रिप्शन में अपलोड करूंगा उसमें आपको इसके और भी एग्जाम्पल मिल जाएंगे। कंप्लीट है। तो ये तो आपका हो गया कोटि। अब बात करता हूं मैं आणविकता और कोटि में क्या अंतर होता है, ठीक है, इस पे भी बात कर लेते हैं। आणविकता और इस साइड लिख लिया मैंने कोटि, दोनों में चेंज लिखना है। तो आपने अभी दोस्तों पहला पॉइंट देखिए, आपने पढ़ा होगा आणविकता क्या थी, किसी रासायनिक अपक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की संख्या उस अपक्रिया की आणविकता कहलाती है। कंप्लीट है। बट कोटि के केस में क्या था, जिन अणुओं की संख्या पर उस अपक्रिया का वेग निर्भर करता था, क्या कहलाती थी, उसकी कोटि कहलाती थी। कंप्लीट है। इसके नोट्स मेरी PDF फाइल में मिल जाएंगे। मैं केवल यहाँ पे समझा रहा हूँ पॉइंट वाइज पॉइंट। आप मेरे PDF नोट्स को और वीडियो को कंप्लीट मिला के पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से ये लेक्चर मेरा पूरा कंप्लीट समझ में आ जाएगा आपके, ठीक है। सेकंड पॉइंट लेके चलते हैं। पहला पॉइंट डेफिनेशन ले ली कि इसमें जितने अभिकारक अणु भाग लेते हैं और इसमें जितने अभिकारक अणुओं की सांद्रता पर इसका वेग निर्भर करता है वो कोटि कहलाती है। दूसरा पॉइंट था, यह एक संख्यात्मक मान था कि संख्या उठाई और रख दी, बट ये कैसी थी, एक प्रैक्टिकल वैल्यू थी, ये एक प्रयोगात्मक मान है। ये संतुलित समीकरण के अणुओं पर निर्भर नहीं करता, ये एक प्रयोगात्मक मान है। और ये कैसा था, संख्यात्मक मान। अगला पॉइंट, ये एक सदैव पूर्णांक आता है कि 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, बट ये भिन्नात्मक भी हो सकती है, ये एक भिन्नात्मक भी हो सकती है। ये एक सदैव पूर्णांक होगी, 1 2 3, 1.5 नहीं हो सकती, बट कोटि 1.5 हो सकती है। कंप्लीट है। आगे जो अगला वीडियो लेक्चर अपलोड करूंगा उसमें ये चीज समझाऊंगा। तो इसके 3 पॉइंट हो गए। अगर चौथे पॉइंट की बात करूं, आणविकता शून्य नहीं हो सकती है, बट कोटि शून्य हो सकती है। आणविकता कभी भी शून्य नहीं हो सकती, तब तो क्रिया ही नहीं होगी, बट कोटि शून्य हो सकती है। मैंने एग्जाम्पल भी दिए शून्य कोटि की अपक्रिया के। तो ये तो हो गया दोस्तों कोटि और आणविकता में अंतर। अब इस वीडियो में मैं एक बहुत छोटा सा हेडिंग और लेके चलता हूं जो कि बोर्ड को ध्यान में रखते हुए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम कहते हैं छदम अभिक्रियाएं क्या होती हैं, छदम अभिक्रियाएं, इन पे भी बात कर लेते हैं। छदम अभिक्रियाएं, सूडो मॉलिक्यूलर रिएक्शन या आभासी एकाणुक अभिक्रियाएं, आभासी एकाणुक अभिक्रिया, ठीक है। क्या होती हैं ये, वे रासायनिक अपक्रियाएं जिनकी आणविकता 2 और कोटि 1 होती है, आभासी या छदम अपक्रियाएं कहलाती हैं। जैसे एक एग्जांपल लिया मैंने, CH3COO C2H5 प्लस H2O। कंप्लीट है। यहां से बनेगा CH3COOH प्लस C2H5OH। ये हमारा एक एग्जांपल आ गया। दोस्तों मैंने आपको बताया था कि जल की जो कॉन्सेंट्रेशन होती है वो चेंज नहीं होती है। इसकी आणविकता तो 1 आ गई, आणविकता बराबर कितनी आएगी, 1 और 1 2 आ गई। बट कोटि की अगर मैं इसकी बात करूं तो कोटि दोस्तों इसकी सांद्रता में चेंज होगा, बट जल की सांद्रता में चेंज ना होने के कारण इसकी कोटि कितनी रह जाएगी, 1 रह जाएगी। तो कोटि कितनी आ गई, 1। इस प्रकार की अपक्रियाओं को ही हम क्या कहते हैं, आभासी एकाणुक या छदम अपक्रिया कहते हैं। मीन्स वे रासायनिक अपक्रियाएं जिनमें अभिक्रिया की आणविकता 2, ठीक है, और कोटि 1 होती है, आभासी एकाणुक अपक्रियाएं कहलाती हैं। ठीक है। तो दोस्तों इसकी जो भी डेफिनेशन वगैरह है ये आपको PDF लिंक में मिल जाएंगी
और वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों मेरी इस वीडियो को, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्यों? जिससे मैं अगर इस चैप्टर का कोई और भी भाग अपलोड करता हूं तो वो सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। कंप्लीट है आज की इस वीडियो में इतना ही। दैट्स इट।